गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे जैसे कि अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था या बात की थी कि जो कोशिका होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किस किस की बनी होती है। जैसे उसके अंदर 4 परत पाई जाती है, मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टेरिटरी सेल वॉल। उनकी संरचनाओं होती है जो किस किस की बनी होती है और उनके अंदर जो पाए जाने वाले अलग अलग जो गर्त है, परिवेशित गर्त है, जैसे लिग्निकृत और सुबेरिन जो किसका बना होता है, टोरस का बना होता है। और जैसे श्लेष्मा भवन और क्यूटिनी भवन और जैसे इनके अंदर पाए जाने वाली अलग अलग संरचनाओं का अपन ने अध्ययन किया था। और जो ये संरचनाएं होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि की बनी होती है। अपन ने इन चीज़ों का अध्ययन किया था। आज अपन सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, इसका जो कार्य है, इसके अंदर जो दिए गए जो मॉडल्स है उनका अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला। इसकी खोज 1855 में कोरल नगेनी और सी कैमर द्वारा किया गया था और शब्द भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इनकी जो खोज है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की जो खोज होती है वो किसने दी थी, कोल नगेरी और सी कैमर ने दी थी। ठीक है, इकाई झिल्ली इसने एक मॉडल दिया था। जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक मॉडल है, कौन सा, इकाई झिल्ली मॉडल, वो किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, रॉबर्टसन ने दिया था। जीवद्रीय कला की संरचना का अध्ययन किसने किया था, ओवरटन ने किया था। किसने, जो जीवद्रीय है उसकी जो कला है उसकी संरचना का अध्ययन किसने किया था, ओवरटन ने किया था। मतलब ये कोशिका है, इसके अंदर जो जीवद्रीय है इसके चारों ओर पाए जाने वाली जो कला है ये वाली, इसका अध्ययन किसने किया था, ओवरटन ने किया था। तो अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके मत प्रस्तुत किए थे। जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है। जो किसकी रक्षा करती है, मतलब किसको दृढ़ता प्रदान करती है, ये दृढ़ता प्रदान करती है जीव द्रव्य को। ठीक है, जैसे सैंडविच मॉडल। ठीक है, सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेविसन और डेनियल ने दिया था। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, डेविसन और डेनियल ने दिया। इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड परत होती है और प्रोटीन की दो परतों के बीच में PLLP संरचना सैंडविच की तरह केंद्र में उपस्थित होती है। मतलब कि जो दोनों ओर किनारों पे है वो तो प्रोटीन पाई जाती है और बीच के अंदर है ना फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। मतलब प्रोटीन, लिपिड, लिपिड और प्रोटीन। तो ये फॉस्फोलिपिड जो बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है और दोनों साइड में जो किनारों पे क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ये जो प्रोटीन होती है ये हाइड्रोफिलिक जोन होता है। ठीक है, जल रोधी होता है और जलग्राही होता है। और ये जो होता है हाइड्रोफोबिक वो विरागी होता है, जल विरागी होता है। और जो ये प्रोटीन भाग है इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, प्रोटीन के बीच में क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। दूसरा था तरल मोजेक मॉडल, ये दिया था सिंगर एवं निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन का ये कहना था कि कोशिका जो कला होती है उसके अंदर प्रोटीन और वसा के अणु पाए जाते हैं। जो प्रोटीन का ऊपरी भाग होता है वो तो होता है हेड, जो जल से नहीं होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है टेल, जो जल विरागी होता है। और इसके अंदर बीच में पाई जाती है प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि बाहर की ओर तो पाई जाती है 30% प्रोटीन और आंतरिक जो भाग होता है, जो मजबूत भाग होता है, उसमें पाई जाती है 70% प्रोटीन। जो मजबूत होती है फ्लिप फ्लॉप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है और जो ये बाहर की ओर होती है वो होती है 30% प्रोटीन। ये दोनों मॉडल थे। इन दोनों क्वेश्चन को बार बार कंपटीशन में पूछा गया कि तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने। और सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेविसन और डेनियल ने। ठीक है, और ये भी पूछते हैं जीवद्रव्य कला संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम ओवरटन ने किया था। इकाई झिल्ली मॉडल किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। जो इसका रासायनिक संगठन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम्स का बना होता है। जिसमें प्रोटीन होती है 60%, कार्बोहाइड्रेट होती है 1 से 2% और लिपिड्स होती है 20 से 40%। अपने ह्यूमंस की बॉडी में, ह्यूमंस की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 50% तो प्रोटीन पाई जाती है और 40% लिपिड
पाई जाती है। जो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पाई जाने वाली आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका कला है, उसमें 50% तो प्रोटीन पाई जाती है और 40% लिपिड पाई जाती है, और बाकी जो 10% रहा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और अन्य तत्व आते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य है, इसका प्लाज्मा में ये सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कार्य है वो है चयनात्मक पारगम्यता। और चयनात्मक पारगम्यता मतलब कौन से द्रव को और कौन से पदार्थों को बाहर की ओर जाना है और कौन से पदार्थों को अंदर की ओर ग्रहण करना है, ऐसा कार्य। चयनात्मक मतलब चयन उचित पदार्थों का। ठीक है, विभिन्न पदार्थों को कोशिका के अंदर ग्रहण तथा बाहर की ओर निकालना। ये बाहर की ओर निकालना और अंदर की ओर ग्रहण करने की जो प्रोसेस होती है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। जो एंडोसाइटोसिस होती है वो होती है अंतर्ग्रहण, किसी पदार्थ को या किसी चीज़ को अंदर की ओर ग्रहण करना। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस होती है किसी पदार्थ को बाहर की ओर, अपशिष्ट पदार्थों को क्या बाहर की ओर त्यागना। ठीक है, जो एंडोसाइटोसिस होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पिनोसाइटोसिस और एक होती है फेगोसाइटोसिस। जो पिनोसाइटोसिस होती है वो होती है द्रव पदार्थों को ग्रहण करना, मतलब जो द्रव पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रहण किया जाता है। और जो फेगोसाइटोसिस होती है इसके अंदर ठोस पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण किया जाता है। एंडोसाइटोसिस जो एंडोसाइटोसिस होती है अंतर्ग्रहण, इसके अंदर वस्तुओं को क्या किया जाता है, पदार्थों को क्या किया जाता है, अंदर की ओर ग्रहण किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। पिनोसाइटोसिस द्रव पदार्थों को ग्रहण करते हैं और फेगोसाइटोसिस ठोस पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार एक्सोसाइटोसिस होती है वो पदार्थों को क्या करती है, बाहर की ओर निष्कासित करती है। कोशिका मेम्ब्रेन से अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका मेम्ब्रेन द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर त्यागना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। एक नोट है, जब आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स है ना, जो ये आरबीसी है रेड ब्लड सेल, इसको समप्राशनीय विलयन में रखने पर इसके अंदर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको अल्पप्राशनीय विलयन में रखने पर क्या होता है, आरबीसी फूलकर फट जाती है। और आरबीसी को अगर अति प्राशनीय विलयन में रखते हैं तो आरबीसी सिकुड़ जाती है। ठीक है, एक नोट है, क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आरबीसी को अति प्राशनीय विलयन में रख दिया जाएगा तो आरबीसी पर क्या प्रभाव होगा, आरबीसी सिकुड़ जाएगी, आरबीसी फूलकर फट जाती है, या इस पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोटोप्लाज्म जो नंबर 2 था वो था प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं सेल ऑर्गन। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी, पुरकिंजी ने की थी। और जो प्रोटोप्लाज्म है उसको जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था, हेग्सले ने बताया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म का जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, हेग्सले ने कहा। जो इसके पार्ट है वो दो होते हैं, एक तो होता है कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर जल पाया जाता है सर्वाधिक 75 से 85%, प्रोटीन पाई जाती है 7 से 9%, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं 2 से 2.5, लिपिड पाए जाते हैं 1 से 1.5, आरएनए पाया जाता है 0.7 और डीएनए पाया जाता है 0.4%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरएनए और डीएनए वाला। साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य, उसका शब्द किसने दिया था, स्ट्रासबर्ग ने दिया था। किसी कोशिका में कोशिका कला तथा केंद्रिका के बीच में स्थित जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये कोशिका, ठीक है, ये कोशिका और ये केंद्रक, इस कोशिका के अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ है इसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और अब इसके आगे का अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। जो इसके अंदर पाई जाने वाली वस्तुएं हैं, मतलब जो इनके अंदर कोशिकांग रहित जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, और जो परिधीय भाग साइटोप्लाज्म का जो परिधीय भाग है वो क्या कहलाता है, और साइटोप्लाज्म का आंतरिक भाग है वो क्या कहलाता है, इसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।